डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो लास्ट दो तीन वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस और उसमें हमने वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी निकाल के देखी थी। और आज हम इसके जो वेव फंक्शन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन साई और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है साई स्क्वायर यानी उसका प्लॉट देखेंगे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई एंड प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर। मतलब हम इसमें ये चेक करेंगे जो भी हमें इसमें ग्राफ मिलते हैं। एक तो ये ग्राफ मिलते कैसे हैं, ये जो प्लॉट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लॉट्स हमें मिलते कैसे हैं और फिर इनका क्या मतलब है, इनकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ फिगर में क्या दिखा रखा है, फर्स्ट फ्यू वेव फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो ग्राफ्स आपके सामने बने, ये पहला वाला ग्राफ जो है वो साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड, और जो ये दूसरा वाला ग्राफ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो कर रहा है। देखो ये पहला ग्राफ है साई के लिए और दूसरा ग्राफ है हमारा साई स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर ये मोड में लिखा हुआ है, साई स्क्वायर मोड में ही होता है, तो ये साई एन और एक्स पर क्योंकि डिपेंड कर रहा है साई की वैल्यू, तो ये साई एन एक्स हम इसको लिख सकते हैं। एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ये यहाँ पर शो ही हो रखा है, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है एन इज इक्वल टू जीरो के लिए। जो ये लेवल्स दिखाए हुए ना, ये सब लेवल्स दे रहे हैं वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यूज को, ठीक है, और उसके बेसिस पर ये ग्राफ बने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ये ग्राफ बना कैसे है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बना है उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर साई की वैल्यू क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन हम कैसे इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वेव फंक्शन के लिए क्या हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया था, वो हमारा एक्सप्रेशन था ये, ठीक। अब हमें इसमें सिर्फ इतना करना है कि एन की वैल्यू यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, हर एनर्जी लेवल जो भी हमारे लेवल्स बने हैं उनकी वैल्यू पुट करनी है और फिर हम उससे साई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एन इज इक्वल टू जीरो देखें यानी हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल, तो एन इज इक्वल टू जीरो में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये साई जीरो हो जाएगा। ब्रैकेट में एक्स लिखो चाहे मत लिखो, मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। तो वन अपॉन फिर अंडर रूट टू, टू की पावर भी जीरो हो जाएगा और एन फैक्टोरियल है तो इसका मतलब जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये बीटा अपॉन पाई और इसकी पावर वन बाय फोर और एच एन एक्स। हमने ये कैसे निकाला, ये तो हमारा क्या था, हर्माइट पॉलिनोमियल था और इसकी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखाई थी। देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये था, यहाँ से ये हर्माइट पॉलिनोमियल निकाला था ना, तो ये तो हमने एच जीरो जाई के लिए मैंने आपको बताया था। और जाई को फिर हम एक्स की टर्म में लिख भी सकते हैं, कि बताया भी था मैंने आपको जाई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट बीटा एक्स होती है। तो अगर हम एक्स की टर्म में भी इसको देखेंगे तो एस एक्स जी मतलब एच जीरो अगर मैं एक्स लिखूं तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर वन मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप एच वन की वैल्यू देख सकते हैं, टू जाई है, फिर ये एच टू की वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करना मैं आपको लास्ट वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो वहां से आप ये कर सकते हैं इसको। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफ की। तो ये जो एच एन एक्स अब यहाँ पर तो वन हो जाएगा, ठीक है, अभी अभी हमने देखा, और ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक। अब देखो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट टू की पावर जीरो, तो टू टू दी पावर जीरो इसका मतलब वन, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो वन होता है, ठीक है। जीरो का फैक्टोरियल भी वन होता है तो ये पूरा वैल्यू तो वन हो जाएगी, ठीक। ये हमारा बीटा अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, ये भी वन रहा, और ये ईटा टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक। अब आप देखिए इस इन सब चीजों में मैं इसको एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ, ये बीटा अपॉन पाई, ये वन अपॉन फोर हो गया, ठीक। तो देखिए ये भी हमारा कांस्टेंट है, बीटा अपॉन पाई की पावर वन अपॉन फोर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ई में माइनस ये जो बीटा और अपॉन टू लिखा हुआ है ये भी कांस्टेंट है। तो साई की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करी, साई जीरो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट में तो कुछ भी चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साई की वैल्यू पर, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स, कि अगर हम एक्स की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे तो साई की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसका एक ग्राफ आपने कभी मैथमेटिक्स रही हो तो आपको ध्यान हो, इसका हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है कि देखो अगर हम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ग्राफ जो बनेगा ना, जैसे ये अगर हम y यहाँ रख ले रहे हैं, x अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। अब वो डिक्रीजिंग क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रखें,
-1 रखें, -2, पहले 0 रखेंगे, फिर -1, -2, मतलब माइनस कह रही हूँ, सॉरी। अब 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव में x की वैल्यू, आप 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो e टू दी पावर -4 करके कर सकते हैं, अगर मैं प्लस प्लस 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्लस 1 रखा आपने, x की इज इक्वल टू अगर आप 1 रख रहे हैं तो ये e टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर आप 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस, ये आप 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो e टू दी पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो 3 3 जा 9, तो e टू दी पावर 9। तो आप देख रहे हैं माइनस में जो है ये वैल्यू e टू दी पावर जो है माइनस में, आप ये कह सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ ये x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब साई जीरो जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ e की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए ये जो है साई जीरो हमारा डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, इसलिए ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ बनता है, ठीक। अब हम इसी को ना अपने साई प्लॉट्स के साथ देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे n इज इक्वल टू जीरो की, तो n इज इक्वल टू जीरो में हमने निकाला साई जीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, देखो ये x की वैल्यू जो है ये है यहाँ पर इस तरह से, ये तो हम साई के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर हम लिखेंगे साई पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा साई नेगेटिव। ऐसे इधर की साइड x की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी और इधर की साइड x की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव, ठीक। अब हमने रखा कि x की वैल्यू सबसे पहले हमने रखी जीरो, ठीक। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो e टू दी पावर तो जीरो हो जाएगा, और किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर वन आता है। y, सॉरी मैं यहाँ पर y लिख दे रही हूँ, साई है ना, साई की वैल्यू यहाँ पर वन आ जाएगी, ठीक। अब हमने x की वैल्यू वन रखी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अगर हम x की वैल्यू वन रखेंगे तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो e टू दी पावर -1, और e टू दी पावर -1 उसका आंसर होता है 0.36। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, e टू दी पावर -1 0.36 होता है। अब अगर हमने x की पावर -1 रखी, तो अगर हम x की पावर -1 रखेंगे तो माइनस साइन तो ये है -1 इसका स्क्वायर, तभी भी हमारी e की वैल्यू -1 ही आएगी, और जब x की वैल्यू -1 होगी तो फिर साई की वैल्यू फिर से 0.36 होगी, ठीक है। अब इसके आगे आप +2 -2 +3 -3 करके देखिएगा, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो सपोज मैं अगर इन्हीं तीन वैल्यू से ग्राफ बनाना चाहूँ तो x की वैल्यू जीरो का है, जीरो है यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो है, ठीक। और तो x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू वन है, अब मैं वन को सोच ले रही हूँ कि मैं ये वन है, ये ऊपर टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक। ऐसे ही नीचे -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इधर चलूँ x की वैल्यू के लिए तो ये +1, यहाँ +2 +3, और इधर चलेंगे तो -1 -2 और ये -3, इस तरह से बढ़ती जा रही है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं x की वैल्यू जीरो पर साई की वैल्यू जो है वो वन आ रही है, तो वन आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं आ रही है, ठीक है। फिर x की वैल्यू वन पर साई की वैल्यू 0.36 है, इसका मतलब वन से तो कम है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक अंदाजन लगा ले रहे हैं कि ये x की वैल्यू वन तो ये रही, और वन पर अगर हमें साई की वैल्यू सपोज यहाँ पर कहीं 0.36 है, तो इसी के सामने अगर मैं एक डॉट बनाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले वैल्यू ज्यादा थी और अब ये डिक्रीज हो रही है इस तरह से, और ऐसे ही अब आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे तो ये इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक। अब अगर x की -1 है तब भी वैल्यू 0.36 आ रही है साई की, तो -1 तो हमारा x का इधर है, तो अब 3.6 हमने यहाँ माना हुआ है तो इसका भी हम यहाँ ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही ये भी इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। तो ये जो हमारा n इज इक्वल टू जीरो के लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये तो बन गया n इज इक्वल टू जीरो के लिए। अब हम देख लेते हैं n इज इक्वल टू वन। अगर मैं रखूं n इज इक्वल टू वन तो हमारे पास क्या होगा, अब ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखी हुई है इसी में n की जगह हमें सिर्फ वन पुट करना है, ठीक है। तो साइन x वन अपॉन फिर अंडर रूट टू, टू टू दी पावर वन हो जाएगा, और वन का फैक्टोरियल, क्योंकि n का फैक्टोरियल है तो वन का फैक्टोरियल, फिर से वही बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। अब एच नॉट, पहले तो हमने एच नॉट की बात की थी, अब हम एच वन एक्स की बात करेंगे, और एच वन एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, टू जाई लिखा था, तो हम यहाँ पर टू जाई लिख देंगे, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक। अब क्या है, देखो ये सब कुछ तो फिर से हमारा कांस्टेंट क्या निकलेगा, इसका आंसर टू टू दी पावर वन,
टू ही हो जाएगा, वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, तो यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट टू निकलेगा, ठीक है। ये बीटा अपॉन पाई वन अपॉन फोर, और जो ये वाला टू है अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो मैं इसको टू बाय अंडर रूट टू लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर जाई है, और जाई की वैल्यू हम क्योंकि एक्स की टर्म में लिख रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हम बीटा एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक। अब ये देखो, ये जितना भी सब कुछ है ये सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पर तो कुछ देखे तो वैल्यू साई की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से बीटा अपॉन टू भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचेगा, साई वन की वैल्यू, साई वन की वैल्यू आएगी एक्स, फिर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू वन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू वन के लिए अब वैल्यू रखेंगे तो अब फिर से देख लो, x इज इक्वल टू अगर हम जीरो रखेंगे तो फिर y की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो y मतलब साई है, मैं इसको y मान ले रही हूँ क्योंकि मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चल रही थी, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर, तो साई इज इक्वल टू भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हमने फिर से x की वैल्यू वन रखी, तो x की वैल्यू वन रखने पर देखो कोई इस x की जगह हम वन रखेंगे और इनटू, और इसका आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो तो हमारा 0.36 आ रहा था, तो 0.36 को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो 0.36 ही रहा, ठीक। अगर हम माइनस वन रखेंगे तो अब की बार ये माइनस वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.36 से, तो अब की बार वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.36। अब इसके बेसिस पर फिर से ग्राफ बनाओ, ठीक। ये ग्राफ हमारा ऐसे बना, ये x की वैल्यू जीरो से शुरू हुआ, यहाँ से इधर की साइड x y इन, ये हमने वन, ये टू, ये थ्री, यहाँ पर माइनस एक्स है तो ये माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर माइनस थ्री, यहाँ पर ये साई की वैल्यू है प्लस में, तो ये प्लस वन, यहाँ प्लस टू, ऐसे ही प्लस थ्री, और ये नेगेटिव वैल्यू है साई की इस तरह से, तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अब देखो x की वैल्यू जीरो तो साई की वैल्यू भी जीरो, तो यानी यहाँ पर साई की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू वन तो साई की वैल्यू 0.36, तो वही थ्री 0.36 सपोज मैं यहाँ मान ले रही हूँ कहीं पर, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस वन तो साई की वैल्यू माइनस 0.36 है, तो माइनस 0.36 इसका मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, ये माइनस वन के नीचे, तो हम x की वैल्यू माइनस वन के नीचे रखेंगे। देखो ये तो आपको ग्राफ तो बनाना आता ही होगा ना बेटा, ये चौड़ा सा करके अगर मैं बना दूं तो ये हमारा जीरो था, ये सपोज अगर 0.36 है प्लस का, तो माइनस का 0.36 यहाँ पर आएगा क्योंकि माइनस वन, इधर माइनस वन एक्स है और इधर प्लस वन एक्स है, ठीक है। और इधर की साइड ये प्लस वन साई साई है, और यहाँ सॉरी ये माइनस वन साई है और ये प्लस वन साई है, ठीक। और अगर हमें माइनस वन पर 0.36 पुट करना है तो वो यहाँ कहीं आएगा, माइनस वन के ठीक नीचे रखेंगे, ठीक। और जब हम ऐसे ही आगे फिर हम प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री करते चलेंगे ना, तो ये ग्राफ जो हमारा कुछ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है बेटा, ये ऐसे आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, मतलब ये जीरो से होता हुआ, सॉरी ये जीरो से होता हुआ बन नहीं पाया, देखो मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ, ये ऐसे इस तरह से ग्राफ बन के आएगा, तो ये n इज इक्वल टू वन के लिए ग्राफ बना है हमारा। तो ये ग्राफ हमारे इस तरह, अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि हम हर, अगर हमें n इज इक्वल टू टू निकालना है तो हम हर बार ये वैल्यूज रख रख के देखेंगे, ऐसा तो है नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो इसका एक तरीका होता है, इसको आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। उसका क्या है, देखो अब यहाँ पर ना एक चीज और बता देती हूँ, ये जो बन रहा है ना हमारा, ये हमारे ये जो इस तरह से बन रहे हैं, ये कर्व जो बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहला कर्व, ये टोटल कितने कर्व बन रहे हैं, यहाँ पर दो कर्व है, एक तो ये वाला कर्व आ गया, मतलब मैं कर्व किसको कह रही हूँ, ये ऐसे, ठीक। एक कर्व ये हो गया पूरा, और एक कर्व ये हो गया पूरा, तो कुल मिलाकर दो कर्व बने, और n इज इक्वल टू जीरो में हमारा पूरा एक ही कर्व बना था, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे, इसकी एक ट्रिक है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, इसको आपको क्या करना है, वो से हो जाएगा आपका, n की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और कितने कर्व बनेंगे, यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ कर्व्स, ठीक है। नंबर ऑफ कर्व्स होते हैं n प्लस वन, ठीक है। n की वैल्यू जीरो में अभी अभी हमने देखा सिर्फ एक ही कर्व बना था, कैसे बना था वो, ये इस तरह से था, और यहाँ पर ये यू था, ठीक है। और यहाँ इस तरह से हमने बना रखा था, ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स था, और ये साई की वैल्यू यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो एक ही कर्व आया ये, ठीक। अगर n की वैल्यू वन तो हमने देखा दो कर्व्स थे, ठीक है। और वो कौन से कर्व्स थे, वो थे हमारे
ये इस तरह से बना था और ये ऐसे, ये मिडिल से गया और ये ऐसे। तो दो कर्व में किसको कह रही हूँ, नंबर वन ये और नंबर टू ये, और इस तरह से आता है ये। ठीक। फिर अगर n इज इक्वल टू टू है तो n प्लस वन बनने अगर, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू टू में थ्री कर्व्स बनेंगे। n इज इक्वल टू थ्री है तो नंबर ऑफ कर्व्स हमारे फोर हो जाएंगे। बस अब इन कर्व्स को बनाना कैसे है वो हम तरीका अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो वन और टू के लिए तो मैंने आपको बता दिया। आपने क्या करना है हर बार, जैसे अब अगर हमें n इज इक्वल टू टू के लिए अगर हमें ग्राफ मतलब कर्व्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये आपने सिंपल लाइन खींची। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है यहां से कर्व बनाने शुरू करने हैं, और एक ऊपर बनेगा एक नीचे, और ऊपर बनाते हुए शुरू करना है। हर बार आपको ऊपर से शुरू करना है और फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, तो टू के लिए नंबर ऑफ कर्व्स हमारे थ्री है, तो हमें राइट हैंड साइड यानी यहां से शुरू करना है और ऊपर से कर्व शुरू करना है। ठीक है, तो हमने पहला कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व नीचे बनाएंगे, फिर तीसरा कर्व फिर से ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि हमें कुल मिलाकर तीन ही कर्व बनाने थे तो बस ये बन गया हमारे। तो ये नंबर वन कर्व, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री। ठीक है, कर्व ना बोल के आप इसको हम्प भी बोल सकते हो। ठीक है ना, हम जैसे ऊंट का, कैमल के देखा ना आपने, हम्प बना हुआ होता है, ऊपर पीठ उठी हुई होती है, तो ऐसे आप इसको हम्प भी बोल सकते हो। बस मैं इसको कर्व बोल रही हूँ। और अब इसमें ये जो है ना हमारा जो बनेगा, और इसमें टोटल जितने भी कर्व्स बनेंगे बिल्कुल मिडिल में सेंटर में जो है जीरो आएगा। मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन हम यहाँ खींच रहे हैं ना, ये सेंटर में आती है बिल्कुल। तो वन टू थ्री, थ्री कर्व्स का और सेंटर क्या होगा, वन एंड हाफ, तो वन एंड हाफ कहाँ हो जाएगा, ये। ठीक, तो बस यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू थ्री के लिए अगर हमें बनाने हैं तो हमें कितने ग्राफ बनाने, कितने कर्व बनाने होंगे, फोर। फिर से हम क्या करेंगे, हमने ये लिया, लाइन ली अपनी, और फिर से कर्व बनाने शुरू किया, और राइट हैंड साइड से शुरू करना है और ऊपर से ही कर्व बनाना शुरू करना है। वन कर्व, फिर टू, फिर ये थ्री और ये फोर। बस इस तरह से बन गया। ठीक, तो ये वन बना, ये टू बना, ये थ्री बना और ये फोर बना। और क्योंकि हमें मिडिल में लाइन खींचनी है तो देखो दो कर्व्स इधर आ जाएंगे, दो कर्व्स इधर, तो इसकी मिडिल क्या हो जाएगा, इसका मिडिल हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। ठीक है, अब अगर n इज इक्वल टू फोर के लिए बनाना होता तो हमें फाइव कर्व्स बनाने होते। अब देख, एक एक फाइव और बता देती हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद से बना सकते हैं। फाइव के लिए भी हमें उल्टा से ही शुरू करना है, मतलब राइट हैंड साइड से, वन टू थ्री, ये फोर और ये फाइव। ठीक, तो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। और फिर से आपको इसका मिडिल में जो है लाइन खींचनी है, तो टू एंड हाफ पे खींची जाएगी, तो ये हो गया आपका मिडिल। तो इस तरह से आप कर्व्स जो है बना सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि n इज इक्वल टू की वैल्यू जो भी होगी, आपको बस n प्लस वन कर्व्स बनाने हैं, और राइट हैंड साइड से शुरू करना है और ऊपर से कर्व बनाना शुरू करना है। और पहले एक ऊपर बनेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से बनाना है आपको। तो ये कर्व्स जो है आप आराम से बना लेंगे। आप इसी कर्व्स को अब हम देख लेते हैं हमारा कर्व कैसे आया। पीछे की साइड चलते हैं। देखो, ये अब मैं एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो ये हमारा साई का ग्राफ है। तो ये कैसे बना, देखो, n इज इक्वल टू, ये हम पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये प्लस एक्स है और इधर की साइड माइनस एक्स है। ठीक, और ये जो मिडिल वाली लाइन है ये हमारी साई एन एक्स को डिनोट कर रही है। ठीक, और जो ये लाइंस खिंची हुई है ये किसको शो कर रही है, ये है n इज इक्वल टू जीरो। तो यानी जो हमारा ये जो ग्राफ बना है पहला वाला, ये किसका ग्राफ बना होगा, साइज जीरो का। ठीक है, ये है साइज जीरो। फिर जो दूसरा ग्राफ बना, देख रहे हैं आप, ये बना है ऐसे, ये दूसरा ग्राफ गया। ठीक, तो ये साई वन के लिए, तो मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू जीरो के लिए हमें सिर्फ एक कर्व बनाना है, तो हमने ये एक ही कर्व बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर साई वन यानी n इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास दो कर्व्स होने चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू किया, ऊपर गए और फिर हम नीचे आए, तो ये नंबर वन कर्व बना, ये नंबर टू कर्व बना। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू टू यानी साई टू के लिए, तो n इज इक्वल टू टू में नंबर ऑफ कर्व्स कितने जाएंगे, थ्री। तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया ऐसे, फिर ऐसे, ये मिडिल में आए दूसरा कर्व, ये तीसरा, तो ये नंबर वन कर्व, ये नंबर टू कर्व और ये नंबर थ्री। फिर ये हमारा साई फोर बना। साई फोर में हमें क्या करना है, ये नंबर वन कर्व, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, और यहाँ हो जाएगा नंबर फोर। क्योंकि n इज इक्वल टू थ्री है ये, तो इसलिए जो हो जाएगा यहाँ पर फोर कर्व्स बनेंगे। ठीक, ये तो साई के कर्व बन सकते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होती है, साई स्क्वायर हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर
साई स्क्वायर अगर हमें करना है तो जितने भी नेगेटिव कर्व, देखो अब आप यहाँ देखो, जो ये साई, मैं मतलब अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, ये 1 और ये 2, तो ये तो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनाएंगे तो साई को हम स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी, और वो भी मोड में है, ठीक है। साई को हम स्क्वायर कर रहे हैं, अरे बाबा मेरा ये चल क्यों नहीं रहा, स्क्वायर कर रहे हैं। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करके तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव ही हो जाना, ये बात मैंने आपको 1D बॉक्स में ही बताई थी। तो ये तो ऊपर वाला तो बनेगा ही बनेगा ऊपर की साइड, लेकिन जो नीचे वाला है वो भी हमारा ऊपर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम नेगेटिव का स्क्वायर करने जा रहे हैं, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हमारे पास जितने भी हमारे टोटल कर्व्स बन रहे हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में सारे के सारे वो ऊपर ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये 1 कर्व है ही, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें 2 कर्व्स बनाने हैं, और वो दोनों के दोनों हमारे ऊपर, तो ये 1 और ये 2। तो जो साई में जो ग्राफ, जो कर्व्स हमारे नीचे बने हैं, ठीक है, उनको भी हमें ऊपर बनाना होता है, ठीक। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे 3 ग्राफ बनेंगे, 3 कर्व्स बनेंगे, 1 ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर 1 और 3 वाले साई के केस में 1 और 3 वाले तो ऊपर थे, 2 वाला जो नीचे था वो भी इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में वो भी ऊपर आ गया, ठीक है। और ऐसे ही हमने ये ऊपर वाला ग्राफ बना दिया। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और साई का जो है ग्राफ बना के ला सकते हैं, ठीक। अब इनके इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, ठीक है, वो हम इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है कि द प्लॉट्स ऑफ, यानी इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हम अब देखेंगे। The plots of the wave function psi and the probability against x reveal several interesting features of the quantum mechanical harmonic oscillator। तो ये जो ग्राफ्स हैं, ये हमें उस क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताते हैं, जिस हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने क्वांटम ट्रीटमेंट किया था उसके बारे में बताते हैं। तो द वेव फंक्शंस आर आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू जीरो। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर ये ग्राफ जो है या तो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू जीरो। तो देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा था n इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ, तो ये वैल्यू जो थी 0 थी, ठीक है। अब 0 के यहाँ पर ये मिडिल लाइन की अगर हम देखें तो ये मिडिल लाइन से ये वाला ग्राफ तो सिमेट्रिक है ना, देखो इधर की साइड ये ऐसे जा रहा है, तो ये ठीक इसकी मिरर इमेज ही तो बन के आ रही है इधर की साइड, तो ये वाला ग्राफ हमारा सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया साइज 0 वाला ग्राफ हमारा जो है वो सिमेट्रिक बन रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा इवन फंक्शन है, साइज 0 मतलब इवन फंक्शन, ठीक। अब यहाँ देखो ये ग्राफ बना था हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो जब n इज इक्वल टू 1 के लिए बना तो ये मिडिल लाइन से देखो, मिडिल लाइन से ये एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि इसकी जो मिरर 1 वाले की मिरर इमेज अगर बनती तो वो ऊपर बनती यहाँ, ठीक है, वो तो नहीं बन रही, वो नीचे की साइड बन रही है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। तो साई 1 जो है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू तो है, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 x इज इक्वल टू 0 ये एंटी सिमेट्रिक है। फिर हम साई 2 में चले जाएं, साई 2 का क्या ग्राफ था, ये था हमारा साई 2 के लिए, ठीक। साई 2 में फिर देखो ये मिडिल लाइन थी हमारी, और मिडिल लाइन के लिए ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बेटा ऐसे समझना, देखो जब एक लाइन इधर जा रही है इस ऐसे, तो दूसरी लाइन भी इसके ठीक सामने, आप ऐसे समझो कि ये जो चीज है ना ये मिरर है, ये जो बीच में है मिडिल, जो x इज इक्वल टू 0 जो रख रहा है ये इसको आप समझ लीजिए ये मिरर है। तो जो चीज हम यहाँ रख रहे हैं उसकी ही उल्टी इमेज यहाँ पर बन के आ रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिमेट्रिक ग्राफ है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक ग्राफ हुआ। फिर नेक्स्ट देख लो, ये हमारा साई 3 के लिए बना, साई 3 के लिए ये फिर एंटी सिमेट्रिक हो गया, देखो 2 वाला ग्राफ इसमें नीचे जा रहा है, इसमें 3 वाला ऊपर जा रहा है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक। यानी कि ये हमारा ऑड फंक्शन हुआ, ठीक है। एक इवन फंक्शन वाला और लाइन से मिलता है, ये पहले हमारा जैसे साई 1 के लिए जो हमारा ये जो साई 0 के लिए हमें मिला सिमेट्रिक मिला, तो नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक मिलेगा, फिर उससे नेक्स्ट फिर सिमेट्रिक मिलेगा, फिर एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, तो ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि जो भी वेव फंक्शंस के ग्राफ है या तो वो सिमेट्रिक है या वो एंटी सिमेट्रिक है, जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले वो सब सिमेट्रिक होंगे क्योंकि उसमें तो सब ऊपर आ गए हैं, ठीक है, वो सारे सिमेट्रिक होते हैं। फिर है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आर नेवर नेगेटिव एंड हेंस आर नेसेसरीली सिमेट्रिक। वही चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होती है, और अगर वो नेगेटिव नहीं है तो सारे ग्राफ जो है वो ऊपर को ही बनेंगे। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए बनाना चाहें, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें टोटल 2 कर्व्स बनाने हैं, तो हम दोनों को ऊपर ही बनाएंगे। और जब मैं इसको मिडिल में एक शीशा लगा दूं, ये मिरर है, तो इसकी इमेज हमें यही तो दिखाई देगी, तो इसलिए जो है ये सिमेट्रिक ग्राफ बनते हैं सारे के सारे, ठीक है। आप इस जो n इज इक्वल टू हमारा 2 वाला ग्राफ है वो देख लीजिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, और यहाँ पर मिडिल में ये
x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो इधर की साइड वाली इमेज है वो उधर की साइड हमें दिखाई देगी मिरर में, तो ये भी सिमेट्रिक ग्राफ है। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन होता ही नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 0 देयर आर नो नोड्स एंड ईच सक्सेसिव स्टेट हैज वन एडिशनल नोड। देखो इसका क्या मतलब हुआ। नोड का मतलब कभी भी होगा कि जब ये यहाँ पर टकराएगा, मतलब जो मैंने ये लाइन बना दी थी ना, और इस पर मैं ग्राफ बना रही हूँ ऐसे करके, ये बना था हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ये ग्राफ कहीं पर भी इस लाइन से नहीं टकराया, ठीक है। और अगर इस लाइन से, जैसे इस लाइन को कट कर दे, अगर इस लाइन को कट करेगा तो इसका मतलब वहां पर नोड आएगी। तो यहाँ पर कोई नोड नहीं आई है, तो आप देख ही सकते हैं एन इज इक्वल टू 0 के केस में कहीं कोई नोड नहीं है, ठीक है। अब हम एन इज इक्वल टू 1 का केस देखेंगे। यहाँ पर इस ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ पर ये कट हो रहा है। एक मिनट में पेन चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पर रेड, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ही कट करा, तो ये एक नोड बन के आई है। तो n इज इक्वल टू 0 के केस में हमारी 0 नोड थी, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के केस में हमारी 1 नोड है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 का केस था ये वाला, ठीक। n इज इक्वल टू 2 के केस में देखो ये एक नोड आई और यहाँ पर एक नोड आई, तो यहाँ पर 2 नोड हो गई। तो यानी जो n का नंबर आएगा उतनी ही नोड हो जाएगी। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, n का जो नंबर आएगा उतनी नोड हो जाएगी। बेटा ये नोड वोड ना आपको कब आती है, ऐसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं तो वहां पर ये पूछ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक के केस में n इज इक्वल टू 8 है, उसमें कितनी नोड आएंगी। तो पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। जब ग्राफ बना लोगे तो जहां पर ये लाइन को कट करेगा, बस जहां जहां वो कट करेगा उतनी नोड होंगी। तो वो काउंट कैसे करोगे आप एकदम से, जैसे ही n का नंबर यहाँ पर आया वहां पर आपको नोड मालूम पड़ जाएगी। 1D के केस में अलग होता है, इसके केस में अलग होता है। तो बस आपको सिर्फ, मतलब ग्राफ तो सभी में कट जहां कटता है वहीं पर नोड आती है, बस नंबर ऑफ नोड जो है हर केस में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब n इज इक्वल टू 3 के केस में देख लो, जानिए हमारा जो साई 3 था, तो साई 3 के केस में हमारे पास ये एक नोड हो गई, यहाँ पर कट किया एक नोड ये हो गई, और यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नोड्स हैं। तो हर सक्सेसिव एनर्जी लेवल पर, हर लेवल पर नोड जो है एक एक करके बढ़ जा रही है। तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो वही है उसमें लिखा हुआ कि ईच सक्सेसिव स्टेट, हर स्टेट पर एक एडिशनल नोड जो है वो आ जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ नोड्स इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। तो ये नोड्स जो हैं हमें क्या बताती हैं, ये नोड्स हमें ये बताती हैं कि जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी वहां पर पार्टिकल को पाए जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द वेव फंक्शंस फॉल ऑफ एक्सपोनेंशियली टू 0 एज x प्लस माइनस इन्फिनिटिव। ये बात भी हमारी सही है, जितने भी हमने वेव फंक्शन बनाए जो हमने इस तरह से, वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं। देखो अगर x हम इधर को बढ़ा रहे हैं तो कहीं जाकर तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जब हम x को ऐसे ले जा रहे हैं तो कहीं जाकर ये माइनस इन्फिनिटिव भी हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर की साइड -1, -2, -3 बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं जाकर ये माइनस प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक। तो वेव फंक्शंस जो है वो एक्सपोनेंशियली गिर रहे हैं। एक्सपोनेंशियली गिरने का मतलब होता है डिक्रीज वाला ग्राफ हम दिखा रहे हैं, ऐसे वाला। ये इधर की साइड भी ऐसे जा रहा था, मतलब ये इस तरह से जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो सारे ग्राफ्स को हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखो कहीं पर भी ना ये टच नहीं हो, बहुत दूर जाके जब कभी इंफिनिटिव आ जाएगा तब जाकर ये जो है 0 हो जाएगी वैल्यू। तो hence the wave function psi and the probability density psi square are not zero even for a large value of x, and thus there is some probability of finding the particle at some large value of x। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, अगर मैं इसको, इस ग्राफ को ऐसे दिखा देती, ये मतलब मैं यहाँ पर ही 0 ला देती, यानी x की बहुत स्मॉल वैल्यू होती, या 1 या 2 होती, वहीं पर ये 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो यहाँ पर ग्राफ बना के मैंने आपको दिखाया ना बेटा, देखो मैंने कहीं पर भी ना इनको मिलाया नहीं है, हालांकि जो ये वाला ग्राफ है इनमें ये मिल रहे हैं। तो ये बहुत आगे जाके आपको भी मिलाना नहीं है बेटा, इनको ना आप बिना मिलाए छोड़ना। देखो जब आप ये ग्राफ बनाओगे, ये बुक में ना कुछ बहुत ठीक से नहीं बना होता, ये आप जब बनाओगे तो ये इस तरह से बनाओगे, इस तरह से। ये मिलाना नहीं है, ये लाइंस मिलानी नहीं है। ये कहाँ मिलेंगी जाके, ये जब इन्फिनिटिव पर पहुंच जाएगा तब कहीं ग्राफ जो जाके मिलेगा, वरना ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल चलता रहेगा ये। तो इस लाइन का यही मतलब है कि
हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की बहुत लार्ज वैल्यू पर भी जीरो नहीं हो रही है, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर वो जीरो होगी। देखो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन ये ग्राफ कहीं भी मिल नहीं रहा, हम इसको मिलता हुआ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलता है। और इन्फिनिटी पर कैसे वो हमारा जो हो रहा है वो, देखो हम साई इज इक्वल टू हम क्या कर रहे थे, ईटा टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो दिखा रहे थे। अब एक्स की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रख दो यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप प्लस इन्फिनिटी रखो चाहे माइनस इन्फिनिटी, आपका आंसर ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी भी आएगा, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तब जाकर साई जो है हमारा जीरो आएगा, उससे पहले हमें आपको जीरो नहीं दिखाना है। तो इसका मतलब ये, और जीरो हो जाने का, साई का मतलब जीरो हो जाने का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वहां पर उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, या पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, वो कब जीरो हुआ है। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियली फॉल हो रहा है ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ मतलब एक्सपोनेंशियली फॉल होने का मतलब है ये बहुत दूर जाकर कहीं पर ये इससे जाकर मिलेगा, मतलब अभी डिक्रीज ही होते जा रहा है। तो उससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो वेव फंक्शन है या और जो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो जीरो नहीं है, बहुत एक्स की लार्ज वैल्यू पर भी, एक्स की लार्ज वैल्यू से मतलब एक्स की वैल्यू 100 200 कुछ भी पहुंच गई है, लेकिन ये जीरो नहीं हुई है। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल को फाइंड करने की एक्स की लार्ज वैल्यू पर, ठीक है। नेक्स्ट है इन द लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो हमारा लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल है वहां पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है एट द जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। कहां पर है, जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा x इज इक्वल टू जीरो वाला ग्राफ है। रेड पेन लेते हैं, पहले तो मैं इसे इरेज करूं। देखो x की वैल्यू हमारी यहां पर जीरो है, कहाँ गया, कहाँ बन रहा है, ये रहा, ये है x की वैल्यू जीरो। इस पर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखी, देखो ये तो मैक्सिमम आ रही है ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू साई की बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू है जीरो पर, ठीक है। उसके ऊपर आप कहीं भी जाओ हमें मैक्सिमम वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल में हमें ये साई के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो वो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मिल रही है, यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी वो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। And it decreases sharply as the displacement from the equilibrium position is increased। और जैसे जैसे ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। देखो हमने ये बनाया, ये ग्राफ था हमारा, ये इस तरह से आ रहा था, तो हम इसको ऐसे और यूं बना रहे हैं, ये हम लोएस्ट वाइब्रेशन एन इज इक्वल टू जीरो के लिए देख रहे हैं। तो यहां पर ये मैक्सिमम थी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। लेकिन जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, 2 3 4 5 बढ़ रही है या इधर साइड घट रही है, आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, दोनों 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 केसेस में ये डिक्रीज कर रही है, और बहुत शार्पली डिक्रीज कर रही है। देख रहे हैं ना, एकदम से ग्राफ जो है नीचे गिर रहा है। तो यानी अगर हम वन की बात करें तो वन पर ये वैल्यू यहां पर कहीं आएगी, टू पर बात करें तो साई की वैल्यू यहाँ आएगी, थ्री पर बात करें तो साई की वैल्यू यहाँ आएगी। तो धीरे धीरे मतलब एकदम डिक्रीज कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब वो डिक्रीज कर रही है। यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन थी मिडिल में जहां पर x इज इक्वल टू जीरो था, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 करते चले जा रहे हैं तो ये ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इट कैन बी स्टेटेड दैट द पार्टिकल स्पेंड्स मच ऑफ इट्स टाइम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इससे ये हमें ये मालूम पड़ रहा है क्योंकि वहां पर साई की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर साई हमारा जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, और साई हमारा क्या उस पार्टिकल को ही तो बताता है। तो इसका मतलब हमारा पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ज्यादा देर तक रह रहा है, तो इसका मतलब है वो अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्पेंड कर रहा है, एंड द टाइम स्पेंड एट अदर पोजीशन बिकम लेस एंड लेस एज एक्स इज इंक्रीज। और जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इधर साइड इंक्रीज हो रहा है,
इधर की साइड भी वो माइनस में जा रहा है, मतलब डिस्प्लेस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो दूर जा रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो जब वो दूर जा रहा है तो साई क्योंकि हमारा डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, इसका मतलब उसका जो टाइम, वो जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो जब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर उसका जो वो टाइम है, वो जो उसकी पोजीशन है एक्चुअली, वो जो है एकदम उसके लेस होती चली जा रही है। द टाइम स्पेंट एट अदर पोजिशन, मतलब वो टाइम जो है कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बिता रहा है, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो दूर जा रहा है, तो वो जो है उसका टाइम जो है धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो दिस फैक्ट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द क्लासिकल पिक्चर, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो उसका ठीक उल्टा बताती थी। वो ये बताती थी कि वेयर द पार्टिकल स्पेंड्स मैक्सिमम टाइम एट द लो टू एक्सट्रीम्स ऑफ द वाइब्रेशन एंड मिनिमम टाइम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो क्लासिकल में हमने क्या बताया था, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन थी, ठीक है। और वो बोलते थे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी, यहाँ मैंने आपको ग्राफ बनाया भी था, पोटेंशियल एनर्जी वाला बताया भी था कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो थी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन थी, ये वाली एक्सट्रीम कंडीशन होती थी, ठीक है, वाइब्रेशन की एक्सट्रीम कंडीशन है, और यहाँ पर पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। जबकि इक्विलिब्रियम पोजिशन पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम है, तो वो यहाँ रुकता ही नहीं है, वो तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी। जबकि अब जो हमने देखा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था, वो ये बताता था, वो उससे हमारी ये बात निकल के आई, उसके साई के ग्राफ से हमें ये मालूम पड़ा, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ से हमें मालूम पड़ा कि वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये क्लासिकल से ठीक उल्टा आया था इसमें, जो इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एन, जैसे जैसे हम इस वाइब्रेशन क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 0 फिर एन इज इक्वल टू 1 बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैक्सिमा इन द प्रोबेबिलिटी कर्व आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द वाइब्रेशन। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्राफ देखो, यहां पर क्या हुआ, ये रहा, ठीक। ये तो यहाँ मैक्सिमम पोजीशन थी, फिर आप देख रहे हैं जो इसकी मैक्सिमा थी, मैक्सिमा हम किसको कहते हैं, जो हमारा ग्राफ में ये वाली पोजीशन जाती है। देखो अगर हमने ये बनाया है ना, तो ये पोजीशन हमारी मैक्सिमा कहलाएगी, ठीक। तो आप देख रहे हैं पहले तो ये बिल्कुल मिडिल में थी, अब जब n इज इक्वल टू 1 में पहुंचे, ये खिसक के यहाँ पहुंच गई, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 2 में पहुंचे, ये थोड़ा और इधर खिसक गई, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 में पहुंचे, ये थोड़ा और इधर खिसक गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर वाइब्रेशन लेवल में चलते चले जा रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो एक्सट्रीम्स के पास बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और देखो ये बीच वाले के जो कर्व्स हैं वो थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, इनकी मैक्सिमम, बीच वाली मैक्सिमम कम होती जा रही है, और कॉर्नर वाली जो दोनों मैक्सिमा है जो एक्सट्रीम्स के पास है, ये वाली कंडीशन जो है ये एक्सट्रीम वाली होती है, ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताई थी। तो एक्सट्रीम पर जाकर ये मैक्सिमा जो है वो बढ़ती है, तो एक्सट्रीम वाली जो दोनों मैक्सिमा है वो तो बढ़ती जा रही है, और जो बीच वाली मैक्सिमा है वो धीरे धीरे डिक्रीज, कम होती, छोटी होती चली जा रही है। तो जब हम बहुत ऊपर कहीं जाएंगे तो एक्सट्रीम पर पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और बीच में जो है वो फिर से कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल हम क्लासिकल मैकेनिक्स के यहाँ पर पास पहुंच जाते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बात बताई थी उससे ये बात प्रूव भी हो रही है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि एट वेरी हाई क्वांटम नंबर, जब ये क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हैज टू वेरी लार्ज मैक्सिमा वेरी नियर टू द टू एक्सट्रीम्स। ये जो अगर बहुत ज्यादा हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये बिल्कुल ऐसे बढ़ जाएगा, ये वो जो कॉर्नर वाली है ना वो बढ़ जाएंगी, और ये जो बीच वाली है ये कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है, वो मतलब थोड़ी छोटी रह जाती है, इतनी रह जाएंगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक्सट्रीम्स पर जितना ज्यादा ये मैक्सिमम बढ़ेगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम हो रही है। तो एक्सट्रीम्स पर इसके मिलने की संभावना, पार्टिकल के मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। वही चीज इसमें लिखी हुई है, एंड द रेस्ट ऑफ द मैक्सिमा हैव स्मॉलर वैल्यू, और जो बाकी मैक्सिमा होंगी उनकी जो है वो थोड़ी कम वैल्यू होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट ओनली इन द लिमिट ऑफ वेरी हाई क्वांटम नंबर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स को तब दोनों इक्वल रिजल्ट देंगे जब जो क्वांटम नंबर है वो हाई होगा, यानी n की वैल्यू काफी हाई होगी। तो उसमें क्या निकल के आएगा कि द पार्टिकल स्पेंड्स मच ऑफ इट्स टाइम एट द टू एक्सट्रीम्स। तब हम ये बताएंगे कि जब हाई क्वांटम नंबर होगा
तब पार्टिकल अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो दोनों एक्सट्रीम्स पर स्पेंड करेगा, यानी उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम्स पर बढ़ जाएगी। और अ बिहेवियर विच वाज प्रेडिक्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरी, और यही बात क्लासिकल थ्योरी ने बताई थी। क्लासिकल थ्योरी ने यही बताया था कि जो टू एक्सट्रीम्स होते हैं वाइब्रेशंस के, वहां पर जो है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई होती है, ठीक है। और मतलब जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उतना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी लोअर लेवल पर तो प्रूव नहीं कर पाई इस चीज को, लोअर लेवल पर उसका रिजल्ट उल्टा रहा। लेकिन हायर एनर्जी लेवल्स पर या हायर वाइब्रेशन लेवल्स पर ये रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी से मैच कर गया। तो दिस फैक्ट इज इन एग्रीमेंट विद द कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द क्लासिकल बिहेवियर इमर्जेस व्हेन हाई क्वांटम नंबर्स आर रीच्ड। मतलब इसका ये हुआ कि जब हायर क्वांटम नंबर्स आएंगे तब क्लासिकल बिहेवियर और क्वांटम बिहेवियर दोनों एक हो जाएंगे। इमर्जेस मतलब दोनों एक हो गए, ठीक है। दोनों का रिजल्ट क्योंकि एक रहा, लोअर क्वांटम नंबर पर दोनों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बोले, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ने बोला दोनों एक्सट्रीम्स पर वो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, जबकि क्वांटम थ्योरी ने बोला कि x इज इक्वल टू 0 पर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, जो हमें इस ग्राफ से मालूम पड़ा था, ठीक। तो ये ग्राफ था, इसके बारे में इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया। तो एग्जाम में अगर आता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके या प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तब आप ये यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आज आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रिजिड रोटर या हाइड्रोजन एटम जो भी देखूंगी वो मैं स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।